अब हम अपना ठोस अवस्था का अगला लेक्चर पढ़ते हैं, लेक्चर नंबर 7। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ठोसों के विद्युतीय गुण। क्या पढ़ेंगे? ठोसों के विद्युतीय गुण। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, जैसे हम जानते हैं सभी ठोसों के जो चालकता होती है वो एक समान नहीं होती। ठीक है, तो उसी के आधार पर ठोसों को, चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? चालक है, जिसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। दूसरा कुचालक है, जिसे इंसुलेटर बोलते हैं। तीसरा क्या है? अर्धचालक है, जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चालक क्या होता है भाई? वे ठोस, हम ठोसों में बात कर रहे हैं, तो वे ठोस जिनमें विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित की जा सकती है, यानी कि ऐसे ठोस जिनमें से विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित की जा सकती हैं, वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि चालकता की प्रास जो होती है, चालकों की चालकता की जो प्रास होती है वो तुम्हें याद रखना है। कितनी होती है? 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इनकी क्या होती है? चालकता की प्रास होती है। अब चालक को मैंने दो प्रकार से, दो भाग में डिवाइड कर रखा है। एक तो यानी कि चालकों के प्रकार क्या होते हैं? एक धात्विक चालक होता है, एक होता है विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक क्या होते हैं? यानी कि वे ठोस जिनमें चालकता इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन के कारण होती है, यानी कि ऐसे ठोस जिनमें चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है, तो वे क्या कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं Mg, Cu, Ag आदि, ये ऐसे ठोस हैं जिनमें चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होते हैं। और धात्विक ठोस की चालकता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और कितनी होती है सबसे ज़्यादा? 10⁷, यानी कि अधिकतम चालकता धात्विक ठोस चालक की होती है। कितनी होती है? 10⁷, वही ओम, कितनी होती है? वही होती है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आई बात? और दूसरा क्या होता है? विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे चालक जिनकी विद्युत चालकता आयनों के कारण होता है, यानी कि आयनों की उपस्थिति के कारण जिनकी चालकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है NaCl, KCl, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या होता है? आयन उपस्थित होते हैं। जैसे NaCl की बात करें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो ये NaCl होंगे, ये गलित या विलयन अवस्था में क्या होंगे? इनमें आयन उपस्थित होंगे, तो ये क्या करेंगे? विद्युत धारा इनमें आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, यानी कि विद्युत अपघटनी चालक वे चालक हैं जिनमें आयन की उपस्थिति के कारण क्या होती है? चालकता होती है। ठीक है, लेकिन NaCl और KCl जैसे ठोस हैं, ये ठोस अवस्था में भी विलयन और गलित अवस्था को छोड़कर ठोस अवस्था में भी थोड़ी सी मात्रा में विद्युत का चालन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अपना जो इससे पहला प्रीवियस लेक्चर था, उसमें पढ़ा था कि ठोसों में जो चालकता गुण होता है वो उनमें दोष के कारण भी होता है, यानी कि ठोसों में अपूर्णता के कारण भी क्या होता है? कुछ चालकता गुण पाया जाता है। तो यानी कि NaCl और KCl थोड़ी मात्रा में ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। फिर इसके बाद क्या बात याद रखनी है भाई? धात्विक ठोस के, धात्विक ठोस की जो चालकता होती है, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ताप क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो इनकी जो चालकता होती है, वो चालकता जो होती है वो इनकी क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। तो तुम्हें याद रखना है भाई, धात्विक चालक की का ताप बढ़ाने पर, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, चालकता घटने का कारण क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो अव्यवस्थित हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, इस कारण से उनकी चालकता घट जाती है। जबकि अगर हम क्या कर दे? इनका ताप बढ़ा दे, विद्युत अपघटनी चालकों का क्या कर दे? विद्युत अपघटनी ठोसों का क्या बढ़ा दे? ताप बढ़ा दे। तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनन क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ जाती है। और जितने भी विलयन में जितने ज्यादा अधिक आयन उपस्थित होगी, चालकता क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है? ताप बढ़ाने पर घटती है। इसके बाद हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? कुचालक। पहला चालक पढ़ लिया, अब दूसरा क्या पढ़ेंगे? कुचालक। कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे एग्जाम्पल लिख रखे हैं SP, प्लास्टिक, यानी कि सल्फर हो गया, फास्फोरस, प्लास्टिक, रबड़ और लकड़ी आदि इसके एग्जाम्पल है। तो कुचालक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे ठोस जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, तो ये क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, यानी कि इनमें से धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। ठीक है, एक बात याद रखनी है, इनकी चालकता प्रास कितनी होती है? चालकता प्रास तुम्हें तीनों भी याद रखनी होगी। चालकता प्रास कितनी होती है? 10⁻⁻20 सेंटीमीटर से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की कोटि क्या होती है? इनकी चालकता प्रास होती है। इसके बाद जो तीसरा है, इसकी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अर्धचालक, इन्हें बोलते हैं सेमी कंडक्टर।
क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो इनकी जो चालकता प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी डेफिनेशन सुन लो भाई क्या होते हैं, यानी कि अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि वे ठोस जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है, यानी कि इनकी चालकता चालक और अचालक यानी कि कुचालक के मध्य क्या होती है, इनकी चालकता होती है। तो वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि वे पूरी तरह से चालक भी नहीं होते और पूरी तरह से अचालक भी नहीं होते, तो उनके बीच में क्या होती है, इनकी चालकता होती है। तो ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। और ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, अचालक की भांति कार्य करते हैं। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इन्हें रख दिया जाए तो ये क्या करेंगे, अचालक की भांति क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके 2 एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। इन अर्धचालकों का दूसरा नाम भी है भाई, इन्हें बोलते हैं नेज अर्धचालक। क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक। क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक। याद रखना क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक, ठीक है। तो ये ऐसे अर्धचालक हैं जिनकी चालकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर भी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद एक नया सिद्धांत आया चालक, अचालक और अर्धचालक को डिस्कस यानी कि उसके बारे में बताने के लिए, जिसका नाम है बैंड सिद्धांत। क्या है, बैंड सिद्धांत। तो बैंड सिद्धांत में हम 2 बात पढ़ेंगे, पहले एक संयोजी बैंड और एक चालन बैंड क्या होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई संयोजी बैंड और चालन बैंड क्या होता है। देखो, तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक आणविक कक्षक सिद्धांत आया था जिसने बताया था कि यदि हमारे 2 परमाणु कक्षक, एक परमाणु कक्षक ये, एक परमाणु कक्षक ये, यदि ये 2 परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो 2 आणविक कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 आणविक कक्षक। यानी कि ये तो है भाई परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक, और ये भी क्या है, परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक। और ये जो बने हैं भाई, ये जो बने हैं इसे बोलते हैं आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, ठीक है। तो जो हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत आया था, जो हमने 11वीं में पढ़ लिया होगा तुमने, तो उसमें क्या बताया था कि जितने परमाणु कक्षक यानी कि परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, 2 आणविक कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षक मिलेंगे और आणविक कक्षक बनाएंगे, यानी कि जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही कक्षक बनाएंगे। एक ये मिला, एक ये मिला, 2 मिले तो 2 ही इन्होंने क्या बनाए, आणविक कक्षक। बस इनमें अंतर क्या है, इसमें एक की ऊर्जा तो कम है और एक की ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। जितनी ऊर्जा इसकी कम है उतनी ऊर्जा इसकी क्या है, ज्यादा है। इसे इन्होंने बोला एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोला बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है प्रतिबंधित आणविक कक्षक, इसका मतलब है बंधित आणविक कक्षक, ठीक है। इसका प्रतिबंधित आणविक कक्षक ये होता है बंधित आणविक कक्षक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आणविक कक्षक सिद्धांत में हमने पढ़ा था 11वीं में कि भाई परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं, ठीक है। तो अब संयोजी बैंड से इसका क्या मतलब है भाई, अब जैसे कि ये तो एक परमाणु कक्षक हो गया, एक परमाणु कक्षक। अब जैसे हम किसी धातु की बात करते हैं भाई, धातु में क्या होता है, धातु में तो बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो धातु में क्या होता है, बहुत सारे परमाणु। अब बहुत ही सारे परमाणु आपस में मिलेंगे, मिलके क्या बनाओगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करके क्या बनाओगे, बहुत ही सारे क्या बनाओगे, इस तरीके के क्या बनाओगे, आणविक ऑर्बिटल बनाओगे। और इन ऑर्बिटल के बीच में जो आणविक ऑर्बिटल होते हैं, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ये बात भी याद रखनी है, कितना होता है, इतना ज्यादा इनमें क्या होता है, गैप नहीं होता। अब धातु में क्या होता है, बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाओगे भाई, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाओगे, बहुत ही सारे इस तरीके के क्या बनाओगे, आणविक कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये मैंने इस तरीके से ना दिखा के इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। बहुत सारे आणविक कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इनके 2 आणविक कक्षकों के बीच में क्या होगा, अंतर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो एक तरीके से क्या बनेगा, एक तरीके से ये हमें क्या मिलेगा, एक बैंड सा प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, बैंड, जिसका नाम है ऊर्जा बैंड। जिसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड, ठीक है। अब जैसे ये ऊर्जा बैंड मिला, अगर जैसे सपोज करो मैं, ये तो बन गया। जैसे सपोज करो मैं अब Li की बात करता हूँ, Li में कितने, Li परमाणु, Li की बात कर लो, Li में कितना होता है, 1s और 2s। क्या होता है, 1s2 2s2, 3 होता है ना इसका। तो 1s वाले कक्षक मिलके भी इस तरीके के, बहुत सारे 1s कक्षक मिलके भी इस तरीके का क्या बनाओगे, एक बैंड बनाओगे। और 2s वाले 2s1 2s वाले भी मिलके क्या बनाओगे,
इसी तरीके का बैंड बनाओगे। तो 2s वाले जब बैंड बनाओगे, 2s वाले क्या बनाओगे बैंड, तो 2s का मतलब 1s2, तो s पूरा भरा हुआ है, तो जो बैंड बनेगा इसके द्वारा जो बैंड बनेगा वो पूरा भरा हुआ बैंड बनेगा। क्या बनेगा, पूरा भरा हुआ बैंड बनेगा। और इसके द्वारा जो बैंड बनेगा भाई वो क्या बनेगा, पूरा भरा हुआ बैंड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, पूरा भरा हुआ बैंड नहीं बनेगा, यानी कि इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या बनेगा, ये पूरा भरा हुआ बैंड नहीं बनेगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इस प्रकार का जो बैंड होगा, इसी प्रकार का जो बैंड होगा उसे बोलेंगे संयोजी बैंड। संयोजी बैंड क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड। क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड। ठीक है, यानी कि किसी भी परमाणुओं के जो बाह्यतम परमाणु कक्षक है, बाह्यतम परमाणु कक्षक है, जैसे कि इसका बाह्यतम परमाणु कक्षक है 2s, ये आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करके एक बैंड का निर्माण करेंगे। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड बोलेंगे। और इस बैंड से भी जो ऊपर बैंड होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसमें क्या होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसे क्या बोलेंगे भाई, चालन बैंड बोलेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, चालन बैंड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आ गई। इसका क्या, ये तो पूरा भरा हुआ बैंड है, तो ये तो पूरा भरा हुआ बैंड है, इसे तो ये तो पूरा भरा, इसका तो कोई यूज नहीं है। एक क्या है, इसमें 1s वाले बहुत सारे आणविक परमाणविक कक्षक मिले और क्या बनाया, एक इस तरीके से अर्धपूरित। ये संयोजी बैंड क्या होता है, अर्धपूरित। अर्धपूरित ये बनाया, इसे क्या बोलता है, इस तरीके का ही बैंड बना, लेकिन ये पूरा भरा हुआ बैंड नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। और इससे जो अगला बैंड होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं, चालन बैंड। तो इस संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके कहाँ पे जाते हैं, इस चालन बैंड में जाते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो ये मुक्त होते हैं, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित, यानी कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बैंड सिद्धांत में हमने पढ़ लिया भाई चालक बैंड और संयोजी बैंड क्या होते हैं। इसके बाद अब चालकों की बात करें भाई, चालकों में क्या होता है, चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। तुम्हें दिख रहा है, अतिव्यापन का मतलब है कि इनके बीच में एनर्जी गैप कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अतिव्यापन कर लिया, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वे आसानी से किस में चले जा सकते हैं भाई, चालन बैंड में। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आराम से क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी गति कर सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे यहाँ से यहाँ गए, तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या करेगा, ये क्या होते हैं, चालक की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। यानी कि भाई कहने का मतलब ये है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इन इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये कैसा है, चालक है। ठीक है, अब इसमें अर्धचालक की बात करें, अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है। इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है, यानी कि इतना ज्यादा गैप नहीं होता। यदि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा चालकता का गुण प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन इनके बीच में कुचालकों की बात कर ले, कुचालकों में क्या होता है भाई, एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ही ज्यादा होता है। यदि टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो ये चालकता की भांति कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा फ्री, तो ये चालकता की भांति कार्य नहीं कर सकते। तो चालन बैंड ने यही बताया था भाई कि चालक वे होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य अतिव्यापन होता है, विनों तो बोलते हैं चालक। और अचालक वे होते हैं, यानी कि अर्धचालक वे होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, वे अर्धचालक होते हैं। और कुचालक उन्होंने ये बताया था भाई जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, उसे बोलते हैं कुचालक। ठीक है, और जो ऊर्जा अंतराल होता है भाई इसे फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखना, इंग्लिश में फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये तो हो गया संयोजी बैंड। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भाई अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं भाई, एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, अभी हमने अर्धचालक पढ़े थे, हमारे पास जो SI और G, ये तो हमारे पास थे कौन से अर्धचालक थे, नेज अर्धचालक। अर्धचालक कौन से अर्धचालक थे, नेज अर्धचालक। ठीक है, और ये जो अर्धचालक होते हैं N प्रकार और ये P प्रकार का, इन्हें बोलते हैं भाई बाह्य अर्धचालक। क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं बाह्य अर्धचालक, जैसे मुझे N प्रकार का अर्धचालक बनाना है, क्या बनाना है, N प्रकार का अर्धचालक, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई भी बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक, BiSb, इनमें से भी ये भाई ये सारे के सारे कौन से हैं, 5 संयोजी। कौन से हैं, 5 संयोजी परमाणु हैं। क्या है, 5 संयोजी परमाणु। कहने का मतलब है इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। जैसे फास्फोरस की बात कर लो, 2, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सारे के सारे कैसे हैं, 5 संयोजी परमाणु हैं। यदि मैं इनमें से कोई सभी एक परमाणु किसमें मिला दूं, SI में मिला दूं या जर्मेनियम में मिला दूं, तो जबकि ये जर्मेनियम जो SI और सिलिकॉन वाले हैं, ये कौन से हैं,
4 संयोजी। कौन से हैं? 4 संयोजी वाले। क्या है भाई? 4 संयोजी वाले। जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन से हैं? 4 संयोजी वाले। अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या मिला दूं? 5 संयोजी वाला कोई भी अपद्रव्य मिला दूं। 5 संयोजी वाला कोई भी अपद्रव्य का हो चाहे अशुद्धि का हो, इन्हें बोलते हैं अशुद्धि। यानी कि अगर हम शुद्ध, किसमें कहने का मतलब है नेज अर्धचालक में क्या मिलाते हैं? कोई भी बोरोन मिलाओ, फास्फोरस मिलाओ, आर्सेनिक, बीआई, इन्हें बोलते हैं अशुद्धि। थोड़ी सी मात्रा में अगर मैं इसमें मिला दूं, जर्मेनियम में मिला दूं या सिलिकॉन में मिला दूं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। एन प्रकार का अर्धचालक का मतलब कैसे भाई? जैसे भाई अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि हमारे पास जैसे मैंने क्या मिला दिया? आर्सेनिक मिला दिया। आर्सेनिक है हमारे पास 5 संयोजी वाला परमाणु, जैसे हो गया। अब जबकि सिलिकॉन क्या है? 4 संयोजी वाला परमाणु। 4 संयोजी वाला 1 2 3 4। इसी तरीके से एक ऐसा यहाँ लगा दो, 1 2 3 4, 4 और लगा दो इसके, 1 2 3 4, 4 और लगा दिए भाई, 1 2 3 4। तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। ठीक है, समझ में आया ना? अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? आर्सेनिक का मुक्त है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसे क्या बोलते हैं? एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या प्रदर्शित करता है? चालकता प्रदर्शित करता है। यानी कि चालकता का गुण क्या होता है इसमें? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे ही। और एक बात और याद रखनी, यदि मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजी वाली मिला दूं चाहे 3 संयोजी, कहने का मतलब है यदि मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिलाता हूं, तो उस अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं अपमिश्रण या डोपिंग। क्या बोलते हैं? अपमिश्रण या डोपिंग। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना भाई कि एन प्रकार का अर्धचालक कब बनेगा? जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजी वाले का मतलब क्या है? बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बीआई, एसबी, कोई सभी एक मिला देंगे तो उसे मिलाने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, क्योंकि इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 2 3 4 5 हो गए। और ये क्या करेगा? केवल 4 इलेक्ट्रॉन से ही, एसआई के 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 से ही बॉन्ड बना होगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? फ्री होगा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करेगा? चालकता का गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक, इसके बाद पी प्रकार के देख लो। पी प्रकार के किस तरीके से होगी? अगर मैं क्या मिला दूं? एल मिला दूं, या मैं क्या मिला दूं? आईएन मिला दूं, या टीआई। ठीक है, इनमें से कोई सा भी मिला दूं। ठीक है, आईएन टीआई कुछ भी मिला दूं, या जीए मिला दूं। तो ये कौन से भाई? ये है 3 संयोजी वाले, 3 संयोजी वाले परमाणु। क्या है? 3 संयोजी वाले परमाणु। यदि मैं क्या करूं? इनमें से एसआई और जी में कोई सा भी एक मिला दूं, कोई सा भी क्या करूं? एक मिला दूं, या तो एल मिला दूं, आईएन मिला दूं, टीआई, जीए, कोई सा भी। ठीक है, ये सारे कौन से? 3 संयोजी वाले। और ये तुम्हें बताया ये कौन से हैं? 4 संयोजी वाले। कौन से? 4 संयोजी वाले। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 4 संयोजी वाले में कौन सा मिला रहा हूँ? 3 संयोजी वाला। जैसे कि मैंने क्या मिला दिया भाई? ये मिला दिया। अब की बार क्या मिला दिया? एल मिला दिया। एल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 हो गए, जो कि त्रिसंयोजी वाला है। तो एक क्या होगा? ये यहाँ पे क्या बनेगा? होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? कोटर। क्या बोलते हैं? कोटर। तो इस कोटर के कारण भी क्या होगा? धारा प्रवाहित हो जाएगी। कहने का मतलब चालकता गुण प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार से? जैसे कोटर है, कोटर में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, आ गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पे एक कोटर बना। इसी प्रकार से अगली बार क्या होगा? अगली बार एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ गया, फिर यहाँ बना, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये बना। तो इसी तरीके से क्या होगा? ये जो कोटर तो क्या हो रहे हैं? इधर की दिशा में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इधर से इधर को जा रहे हैं। तो कोटर की विपरीत क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है? कोटर ने गति करी, इलेक्ट्रॉन तो कर ही रहे हैं, कोटर ने गति करी। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है भाई? कोटर के कारण। किसके कारण होती है? कोटर के कारण। तो तुम्हें ये बात भी ध्यान रखनी है कि एन प्रकार के अर्धचालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो कोटर के कारण होती है। किसके कारण होती है? कोटर के। ठीक है, तो बात समझ में आई? ये बात और याद रख लियो भाई, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार पूछ लेते हैं कि यदि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजी वाला कोई भी अपद्रव्य मिलाते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, या हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 संयोजी वाला अपद्रव्य मिलाते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक है, तो ये तुम्हें बात याद रखनी है, बस इसमें इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चुंबकीय गुण। ठीक है, ठोसों के चुंबकीय गुण। ठीक है, तो सभी पदार्थों के साथ
कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और ये चुंबकीय गुण जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक छोटे चुंबक की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और ये जो चुंबकीय गुण होता है इलेक्ट्रॉन की दो गतियों पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसी गति, पहली गति तो क्या होती है भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नाभिक हो गया, क्या हो गया, नाभिक, ये हो गया नाभिक, नाभिक क्या हो गया, नाभिक, नाभिक के चार इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर ये गति कर रहा है, और एक होता है स्वयं की गति, यानी कि अपना आप भी क्या करता है, नाभिक इस तरीके से क्या होता है, घूमता रहता है, यानी कि अपना आप भी क्या करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, इस गति के कारण भी इसका चुंबकीय गुण होता है, और ये क्या करता है, स्वयं अपना आप भी इस तरीके से क्या होता है, घूमता रहता है, यानी कि अपने अक्ष पे भी क्या करता है, घूमता रहता है। इन दो गतियों के कारण क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की भांति क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, अपने ठोसों में क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे भाई, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, अनुचुंबकीय क्या होते हैं, लोह चुंबकीय क्या होते हैं, प्रति लोह चुंबकीय क्या होते हैं, और फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, पहला पढ़ते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिन्हें बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इनके जैसे एग्जाम्पल है, और इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है भाई, किसी भी प्रकार का इन पदार्थों में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि NaCl, Cu2O, V2O3, TiO2। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्या हो गया, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही क्या करते हैं, ये अनुचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, CO2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, VO, TiO2, ये सारे के सारे क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित है। ठीक, इसके बाद अगला क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ, इनके ऐसे डेफिनेशन याद रखनी है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं भाई, अगर वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए तो तब भी उनमें चुंबक का गुण क्या होता है, बना रहता है। तो जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, अगर चुंबक हटा दिया जाए, यानी कि बाह्य क्षेत्र हटा दिया जाए, तो उनका चुंबकीय गुण बाह्य क्षेत्र हटते ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जबकि लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबक गुण होता है वो क्या होता है, बाह्य क्षेत्र हटा लेने पर भी उनमें बना रहता है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल क्या है, Fe हो गया, CONI, ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ भी ले जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। CrO2 ये भी याद रखना है ये। और CrO2 का यूज किया जाता है, जो रिकॉर्डिंग टैप होते हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग टैप होते हैं, ध्वनि रिकॉर्डिंग जो टैप होते हैं, ध्वनि रिकॉर्डिंग जो टैप बनाए जाते हैं ना, ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए जो ऑडियो टैप बनाए जाते हैं, उनमें CrO2 का क्या कहता है, यूज किया जाता है। ये बात याद रखनी, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखिए भाई, Fe3O4 क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। और Fe3O4, ठीक है, ये याद रखना है, Fe3O4 क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है भाई, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इसकी जो संरचना होती है सेम लोह चुंबकीय पदार्थ की जैसी ही होती है, परंतु इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनका आघूर्ण क्या होता है, एक उनका जो चक्रण होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी कि इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, तो इनका क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। और ये बात भी याद रखनी है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर तुम्हारे से पूछने लगे ये किसकी स्ट्रक्चर है, तो तुम बता देना है लोह चुंबकीय पदार्थ की। ये किसकी है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ क्या बताया ना कि इनकी संरचना तो कैसी होती है, लोह चुंबकीय पदार्थ की जैसी होती है, परंतु इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हो गए नहीं, इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य। ये याद रखना है, इस तरीके की इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रख लियो भाई, Fe3, Fe2O3, MnO, Mn2O3, CrO3, Cr2O3, NiO, FeO, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला क्या है, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ भी याद रखना है भाई, फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो
क्या होता है, ये भी सेम लोह चुंबकीय पदार्थ के जैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लोह चुंबकीय पदार्थ के जैसी होती है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, परंतु फिर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा होगा, 2 ऊपर को है, 1 नीचे को, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। तो कहने का मतलब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, फिर भी इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना भाई, Fe2O3, Mg Fe2O4 हो गया, Zn Fe2O4 हो गया, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है ना, याद रख लिया। ठीक है, इसके बाद ताप का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, चुंबकीय गुणों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उच्च ताप पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ हुए हमारे, फेरी चुंबकीय पदार्थ हुए, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ हुए, यानी कि उच्च ताप पर ये लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं भाई, अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है। अगर हम उच्च ताप बढ़ा दे, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। यानी कि उच्च ताप पर ये लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि Fe3O4 है, Fe3O4 है, ये 850 केल्विन टेम्परेचर पर अनुचुंबकीय की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। ये बात याद रखनी है, 850 केल्विन टेम्परेचर पर ये क्या करता है, अनुचुंबकीय की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद ये 3 बात याद रखनी है भाई, कि लोह चुंबकीय पदार्थ की स्ट्रक्चर ये होती है, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ की ये होती है, और इसके बाद ये क्या होती है, फेरी चुंबकीय पदार्थ की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इसके बाद एक ये मैंने लिख रखा है नोट, ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद भी रखना है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देखो नोट में क्या लिख रखा है, ये याद रखना है। इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हमेशा परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, डबल होती है। यानी कि एक परमाणु 2 चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है, जबकि एक परमाणु केवल 1 अष्टफलकीय रिक्ति का क्या करता है, निर्माण करता है। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि परमाणुओं की डबल क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति, और परमाणुओं के बराबर क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्ति होती है। ठीक है, जैसे मेरे से एक क्वेश्चन, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें पूछ रखा है कि एक यौगिक HCP बनाता है। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, एक यौगिक HCP बनाता है। HCP का मतलब तुम्हें पता ही होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसके हमें बताना है, इसके 0.5 मोल में 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या बतानी है। कुल रिक्तियों की संख्या इसके हमें क्या बतानी है, एक यौगिक HCP संरचना बना रहा है भाई, और इसके हमें 0.5 मोल में क्या बतानी है, कुल रिक्तियों की संख्या बतानी है। कितनी बतानी है, कुल रिक्तियों की संख्या बतानी है, और उनमें कितनी संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई, कुल रिक्तियों की संख्या देखो भाई, हमें पता है 1 मोल में परमाणुओं की संख्या। कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसका इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है भाई। ठीक है, तो हमें पूछ लिया कि एक यौगिक HCP बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है। तो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, परमाणुओं की संख्या कितने परमाणु होंगे भाई, 0.62 3 × 10⁻23 क्या होते हैं, परमाणु कितने होते हैं, 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। तो 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 10⁻23 परमाणु। तो हमने क्या निकाल दिया भाई, गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, इसकी गुणा करने के बाद आ जाएगा 3.011 × 10⁻23 परमाणु। तो हमने क्या निकाल दिया भाई, 5 मोल में इतने परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, 3.011 क्या है, परमाणु है। तो परमाणु हमने निकाल लिए, इतने परमाणु हैं। तो हमें पता ही है भाई चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, अभी मैंने नोट लिख रखा है, चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है, रिक्ति कितनी होती है भाई, 2 गुना परमाणुओं की संख्या, अब तो 2 गुना परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3.011 × 10⁻23।
तो इसके करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 2 2 0 और 6 गुना 10 की पावर कितना आ जाएगा 23। इतनी रिक्ति तो होगी चतुष्फलकीय रिक्ति। और अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कितनी हो जाएगी भाई, वो तो कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है परमाणुओं की संख्या। कितनी परमाणुओं की संख्या भाई कितनी आई थी, 3.011 गुना 10 की पावर 23। अब हमारे से पूछ रहा है कुल रिक्ति, कुल रिक्ति, कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय रिक्ति और प्लस क्या कर दो, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, हमें निकालनी कुल रिक्तियां। हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने क्या करा, 5 मोल में कितने परमाणु हैं, 5 मोल में ये परमाणु निकाल लिए। अब हमें पता है कि चतुष्फलकीय रिक्ति परमाणुओं की क्या होती है, डबल होती है, 2 से गुणा कर दी। अब हमें पता है अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है, परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय चतुष्फलकीय रिक्ति निकलेगी, अष्टफलकीय रिक्ति निकलेगी। कुल रिक्ति कितनी होती है, कोई सी भी स्ट्रक्चर हो, CCP हो, HCP हो, सब में क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति दोनों रिक्तियां पाई जाती हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आएगा भाई, 3 3 3 0 6 3 9, तो 9 गुना 10 की पावर 23 क्या आ जाएगी, इसमें कुल रिक्तियां आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे से ऐसे भी पूछ लेता भाई, एक यौगिक HCP संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या बताओ, और पूछ लेता कि इनमें से कितनी चतुष्फलकीय रिक्ति है, तो तुम बता देते कितनी चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये इसमें क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें रिक्तियों के ऊपर ही, ठीक है, ये कर लेना। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक यौगिक 2 तत्वों, क्वेश्चन नंबर 2, एक यौगिक 2 तत्वों M तथा N से बना है, ठीक है। तत्व N CCP संरचना बनाता है, CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के, और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग अध्यासित करते हैं, यौगिक का सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या होगा, तो हमें बताना है यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक है जो 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक M है और एक N है, और N तत्व CCP संरचना बनाता है, और जबकि जो M के परमाणु हैं वो चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग अध्यासित का मतलब भरते हैं, क्या करते हैं, भरते हैं, 1/3 भाग को भरते हैं। तो हमें यौगिक का क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो कैसे करेंगे, हम मानते हैं, हम मान लेंगे कि माना CCP में कुल या ऐसे कह दो CCP में परमाणुओं की संख्या भाई CCP जो बना है किनसा बना है CCP किनसा बना है, N परमाणुओं से मिलकर बना है। तो हमने क्या मान लिया, माना CCP में परमाणुओं की संख्या यानी कि N हमने मान ली कितनी है, 100 है। कितनी मान ली, 100 मान ली हमने, कितनी मान ली, 100 मान ली हमने। तब चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या
चतुष्फलिक रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, जितने परमाणु हैं उनकी कितनी हो जाती है, डबल। कितनी हो जाती है, डबल। तो कितनी होगी, 200। तो हमें पता लग गया, हमने क्या करा भाई, हमने मान लिया सीसीपी में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 100, क्योंकि सीसीपी कितना बना है, एन से मिलकर बना, तो एन बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और चतुष्फलिक रिक्तियों की संख्या हमें पता लग गई कितनी होती है, परमाणु जितने भी परमाणु होते हैं उनकी डबल होती है, ठीक है। एम के, अब हम क्या निकाल लेंगे, एम के परमाणुओं की संख्या, एम के परमाणुओं की संख्या, एम के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, ये जो भी चतुष्फलिक रिक्ति है उनका 1/3 भाग क्या भरते हैं, एम के परमाणु भरते हैं। तो कितने निकल जाएगी, एम के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 200/3। समझ में आए ना। अब हमें क्या निकालना, यौगिक का सूत्र। तब हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, इन्हें भाग दे देंगे, n/m कर देंगे, n/m। n क्या है भाई, हमारे पास 100 है, और m क्या है हमारे पास, m क्या है, 200/3। तो इन्हें हल करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, ये 3 × 100/200। तो हल करने के बाद इससे कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो यहाँ से हमें पता लग गया n/m बराबर कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ से यौगिक का जो सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र कितना होगा भाई, देखो n के कितने हैं 3, m के कितने हैं 2, तो कितना आ जाएगा n3n2। बात समझ में आएगा, कितना हो जाएगा n3n2। कहने का मतलब है n/m जो है यहाँ पे क्या है, 3/2, ठीक है। यानी कि n के कितने हैं 3 और m के कितने हैं 2, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम अगर क्वेश्चन आए तो कर लेना भाई, ये भी बहुत ज़्यादा क्या था, इंपॉर्टेंट था, जो रिक्तियों के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया, ठीक है। समझ में आया ना। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना था, बस मान लिया हमने सीसीपी में n परमाणु है, n परमाणु कितने मान लिए, 100 मान लिए। और चतुष्फलिक रिक्ति क्या होती है, परमाणुओं की डबल होती है, 100 × 200। तो हमें पता लगा n तो 100 है, हमें m निकालने, m हमें बताई रखा कि m क्या कर रहे हैं, चतुष्फलिक रिक्ति का 1/3 भर रहे हैं। तो m के परमाणुओं की संख्या कितनी, चतुष्फलिक रिक्ति को 3 से भाग दे दो, तो कितनी आ जाएगी, 200/3। यहाँ कितना आ जाएगा, m के परमाणु आ जाएंगे। हमें क्या करना, हमें यौगिक का सूत्र निकालना है, यानी कि अनुपात निकालना हमें कि m और n में क्या अनुपात है। तो n/m कर दो, चाहे m/n कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, अनुपात हमें पता लग गया, n और n/m क्या है, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो गया, n3n2। तो ये क्या आ गया, यौगिक का सूत्र आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है तुम्हारा ये हो गया समाप्त।